नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डर के अंदर। और आज इस नव वर्ष के मौके पर सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रिलेटेड है आपके पैसों से। पैसा मतलब फाइनेंशियल आपका जो प्लानिंग है उससे रिलेटेड यहां पर मैं टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। पैसा जो होता है ना, ये हमारी लाइफ का एक बड़ा ही मतलब हम लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि यार मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो हम लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो सेव करना है या कह लीजिए उसका जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो हम लोग प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। तो आज हम लोग थोड़ा सा उसी बारे में बात करने वाले हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, लाइक मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो 60,000 है, ठीक है। तो एट द एंड आपके पास कुछ नहीं बचेगा, उल्टा आपको मार्केट से उधार लेकर अपने खर्चों को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप 30,000 रुपये महीने का कमा रहे हो और आपके खर्चे सिर्फ 10,000 रुपये, तो आप 20,000 रुपये तक यहां पर सेव कर पाएंगे, ठीक है, जो कि आप उस 50,000 वाले के कंपेयर में ज्यादा बेटर पोजीशन के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये करना कैसे, ये खर्चे जो होते हैं ना, देखिए आज हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं वो डिजिटल युग है। हर कोई हमारी जेब से पैसा खींचना चाहता है। आप कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए कई एक बार भी आपने किसी गूगल के ऊपर अगर सर्च किया, ठीक है, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आपका फेसबुक अकाउंट या कोई भी टाइप का आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको उसी चीज के एड्स दिखने लग जाएंगे। तो ये आपको इंपल्स को ट्रिगर करवाते हैं कि आप उस चीज को खरीदें, ठीक है। तो चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो फिर भी आप उस चीज को खरीदते हैं। तो इस अनुशासन, इस डिसिप्लिन को कैसे अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए, आज उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये मेरी गारंटी कि अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो आपको कभी भी लाइफ में पैसे की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद इसको फॉलो कर रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज रिकमेंड करने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे अपने फाइनेंस को आपको मैनेज करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट जो है, टोटल 6 बैंक अकाउंट्स आपको क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। 6, हाँ बिल्कुल 6। मैनेज करने में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं पर्सनली यहां पर क्या कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं, बताऊंगा कैसे और क्यों अपने को 6 अकाउंट खुलवाना। देखिए, जब भी आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो उसी टाइम पर, उसी क्षण आपको अपनी सैलरी को क्या करना है, डिवाइड करना है इन 6 बैंक अकाउंट्स के अंदर। पहला अकाउंट जो होगा वो आपका क्या होगा, डेली एक्सपेंसेस वाला अकाउंट। सेकंड होगा इन्वेस्टमेंट, थर्ड होगा सेविंग, फोर्थ होगा लर्निंग, फिफ्थ होगा वॉन्ट्स एंड सिक्स्थ होगा आपका डोनेशन। अगर मैं यहां पर आइडियल केस की बात करूं कि आइडियली हमको कितना कितना इन बैंक अकाउंट्स के अंदर डालना चाहिए, तो मेरा जो रूल है, मैं जो आपको आइडियल रूल बता रहा हूं वो है आपका 50% डेली में जाना चाहिए, 10% जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, 10% आपका सेविंग, 10% आपका अर्निंग, 10% वॉन्ट्स एंड 10% डोनेशन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आइडियल प्लान हो गया। नाउ मैं क्या फॉलो कर रहा हूं मैं आपको वही बता सकता हूं। यहां पर देखिए ये जो आइडियल है ना, ठीक है, इसको हम थोड़ा बहुत अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी मैं जो हूँ बैचलर हूँ तो मेरे जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए ये वाला जो है आपका डेली एक्सपेंसेस वाला, इसको मैंने रख रखा है 45%, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट को मैंने रखा है 20%, सेविंग को मैंने रखा है 10, इसको मैंने रखा है 10 और इसको मैंने रखा है आपका 10, ठीक है। वॉन्ट्स को एंड डोनेशन को मैंने रखा है 5%, ठीक है। अभी के लिए मैं ये प्लान को फॉलो कर रहा हूँ। नाउ ये जो 45% है इसके अंदर आपके क्या क्या आ जाते हैं, जितने भी आपके डेली एक्सपेंसेस है, लाइक आपका घर का खर्चा, राशन, रेंट, ठीक है, राशन हो गया, रेंट हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपके मोबाइल बिल्स हो गए, आपके इंश्योरेंस वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी, इस 45 के अंदर। तो आपको ये ट्राई करना है कि मेरे जो भी खर्चे हैं डेली लाइफ के वो इस 45 या 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप लेट्स से कि अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 50,000 रुपये महीना जो है वो कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो 25% है वो कहाँ जाना चाहिए, 25,000 रुपीज़ कहाँ जाना चाहिए, आपके डेली एक्सपेंस में। आपका जो डेली एक्सपेंस है वो इस 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और अगर ये 25,000 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़ आता है आपका इन्वेस्टमेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, हमको ये लॉन्ग रन में बेनिफिट देता है। मतलब आज से जब हम 30-40 साल बाद या 20-25-30 साल बाद जब हम लोग ऐसा चाहें कि मुझे यार घूमना है या मेरे कुछ शौक से जो मुझे फॉलो करना है, ठीक है, या मान लीजिए कि 20 से 30 साल बाद मेरी वैसी कंडीशन नहीं रहे कि मुझे जॉब नहीं करना है या जो डेली में अर्न करने के लिए कर रहा हूँ वो नहीं करना है, मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस 10% को आपको क्या करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट खाते के अंदर डालना है। तो लाइक 50,000 है तो इसका 10% कितना हो गया, 5,000। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए कि हर महीने आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हर महीने ना तो ये इन्वेस्ट करना है ना ही बाकी सारा काम करना है। आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, आपका जो बैंक अकाउंट आपने इसके लिए डेडिकेट किया हुआ है उसके अंदर इस पैसे को डालना है,
ठीक है। और जब भी आपको लगे कि कोई बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस टाइम पर आपको ये वहां पर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब मैं जो पर्सनली करता हूं, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसका मैं 30 to 40% म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, एंड मेरा जो 60% पोर्शन है वो पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट के अंदर जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट मैंने लिया हुआ है वो थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की इसलिए भी मैंने लिया है क्योंकि अभी मैं अर्ली एजेस के अंदर हूँ, तो मैं रिस्क को बियर करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। अब मान लीजिए कि अगर आपकी जो एज है वो 30 से कम है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो एज है वो 30 से ऊपर है, 30 से लेकर 40 की रेंज में, तो आपका जो रिस्क है ना वो मीडियम होना चाहिए। मतलब कि आपका 60 to 70% जो है वो स्टॉक्स में जाना चाहिए, ठीक है, इक्विटी मार्केट में, एंड जो 30% है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जाना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हो गया आपका म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके सॉरी म्यूचुअल फंड्स नहीं, आपका एफडी हो जाएगा, आपके लिक्विड्स हो जाएंगे, आपका गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में हम लोग डालेंगे। और अगर आपकी एज ओवर 40 और 45 है, तो आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसको 50-50 में डिवाइड कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर डिस्कस कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट के बारे में चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका सेविंग। नाउ सेविंग में कितना गया भाई साहब, 10%। 10% मतलब कितना हो गया था, ये अगेन आपका 5000 रुपीज़ हुआ। सेविंग का क्या नीड है, देखिए लाइफ में बहुत सारी ऐसी इमरजेंसीज होती है, ठीक है, जो हमें बिना बताए आती है। लाइक घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई सडनली, तो आपके पास एक पैसा होना चाहिए, कॉर्पस होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकें, उस टाइम की इमीडिएट नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो वहां पर ये जो सेविंग वाला पार्ट है, ये आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो इसको हमेशा यहाँ पर आपको बचा कर रखना है, ठीक है। तो सेविंग जो है इसको आप किसी एफडी वगैरह में कर सकते हैं, सो दैट कि आपको एक प्रॉपर यहाँ पर रिटर्न मिल सके, और आप या लिक्विड फंड्स में आप कर सकते हैं, जहां से आप क्या कर सकें, उस चीज़ को इमीडिएटली विड्रॉ कर सके जब भी आपको यहाँ पर क्या हो, नीड हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है आपका सेविंग का पार्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए, ठीक है। और जो मेडिकल एक्सपेंसेस है या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको अपन इंश्योरेंस की हेल्प से, जिनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, जिनके जो एक्सपेंसेस है, उसको अगर हम इंश्योरेंस की मदद से कम कर सकते हैं, तो हमको इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी मैं आपको एक रिसेंट केस बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जिसको कुछ क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसीज हुई थी, बट उनके घर में उनका जो इंश्योरेंस है वो नहीं था। अब इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था, उसका लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो वो जो खर्चा है ना, उसको मैनेज करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई, काफ़ी जगह से उनको उधार लेना पड़ा, ठीक है, फंड रेज करना पड़ा एंड सो ऑन। लेकिन अगर उसी टाइम पर अगर हमारे पास कोई एक ऐसा इंश्योरेंस होता, मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता, तो हमको वो जो पैसा है, हमको वहाँ पर वरी करना नहीं पड़ता, ठीक है। हेल्थ अपनी जगह है, हेल्थ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही सही, बट उस टाइम पर पैसों की वजह से हमको वरी ना करना पड़े जब ये इमरजेंसीज आए। तो उसके लिए हमको सबसे पहली चीज़ देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपका मस्ट है, जिसको आपको लेना है। सेकंड, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, जिसके अंदर मैं टर्म इंश्योरेंस आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर क्या करिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है ना कि LIC को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, बट LIC का जो एडवांटेज है वो मुझे काफ़ी कम लगता है। लाइक एक पॉलिसी अगर आप लेते हैं, लाइक 8 लाख रुपीज़ की अगर आपने पॉलिसी ली, तो उसका प्रीमियम जो होता है लगभग 1200 से 1500 रुपये पर मंथ का प्रीमियम आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कुछ हो जाता है, तो 8 लाख सफिशिएंट है क्या आपकी फैमिली के लिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट उसी की जगह पर अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो वहां पर सेम अमाउंट के अंदर आपको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपको अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर वर्स्ट केस हम लोग लेते हैं, आपको अगर कुछ हो जाता है, तो उस केस में आपकी फैमिली को 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मिले, तो वो अपनी जो लाइफ है, ठीक है, वो ईजिली क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं आपके जाने के बाद भी। सिर्फ टर्म इंश्योरेंस में ये चीज़ होती है कि आप सिर्फ पैसा भरते हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं होता है तो उसका आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन हमारी इंडियंस की मेंटालिटी है कि हम अगर कहीं पर पैसा दे रहे हैं तो हमको उसका रिटर्न चाहिए, इसलिए हम LIC में इन्वेस्ट करते हैं कि यार 25 साल बाद हमको 8 लाख रुपए भी तो मिलेगा ना, जो भी आपने पॉलिसी ली है, ठीक है। तो 25 साल बाद क्या वैल्यू होगी उसकी? कुछ भी नहीं, ठीक है। और आपको अगर कुछ हो जाता है तो भी 8 लाख की कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, कॉशियसली अच्छे इंश्योरेंस को क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो टर्म प्लान यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेडिकल आपका मस्ट होना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग में अगेन कितना, 10%। तो 10% अगर लर्निंग में है तो आपका 5000 अगेन कहाँ गया, लर्निंग के अंदर। लर्निंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आज के टाइम में जो सिचुएशंस है, जो सर्कमस्टेंसेस है, वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं,
ठीक है। लेकिन अगर हम अपने आप को उस स्पीड से, उस पेस से अगर चेंज नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हम लैग कर जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। और यही कारण है जॉब लॉसेस अगर हमारी कंट्री के अंदर हो रहे हैं तो हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक कहावत है, इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डिग्रेडिंग। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे तो आप क्या होंगे, डिग्रेड होंगे। तो लर्निंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि यार स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, लर्निंग खत्म हो गई, लेकिन लर्निंग आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाली। तो ये 10% आपका जो लर्निंग वाला पार्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग में आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो उसमें आप इस फंड से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपको बुक्स पढ़ना है, लाइक मुझे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, तो मेरे पास ये जो फंड होता है इसमें से मैं अलग अलग टाइप की बुक्स खरीदता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि जब मैं खरीदने जाता हूँ बुक्स को तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे मतलब मान लीजिए एक बुक है आपका 800 रुपये का, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं लूँ या ना लूँ। अगर मेरे अकाउंट में उतना फंड अवेलेबल है तो मैं एक बेटर पोजीशन में हूँ। मेरे माइंड को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कई बार सोचते हैं ना यार कि ये चीज़ इतने की लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, ठीक है। डोनेशन की बात आती है, यार किसी को कितना देना है, 5,000 दें, 2,000 दें, 1,000 दें, 500 रुपये दें, वो सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका लर्निंग वाला पार्ट। इसमें आप कुछ भी जिस भी फॉर्म में आप चाहे कोई सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं या कोई क्लास लेना चाहते हैं तो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका वांट्स मतलब देखिए क्या, इंजॉयमेंट भी तो ज़रूरी है ना, ठीक है। तो लाइफ में डेली एक्सपेंसेस के अलावा क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। तो 10% हमने उसके लिए रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका फैमिली के साथ आप आउटिंग पर चले गए, किसी दिन डिनर करने चले गए, कहीं घूमने चले गए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों में आपका ये जो पैसा है वो काम आएगा। और लास्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपका डोनेशन। तो डोनेशन में अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर 5,000 रुपीज़ डाल दिए, ठीक है। अगर 50,000 का हम लोग केस लेकर चल रहे हैं तो 5,000 अगर हम इसके अंदर डालें तो जब भी कोई नीडी पर्सन जिसको कुछ ज़रूरत है, जेन्युइनली कोई ज़रूरत है, वो अगर हमारे पास आए, ठीक है, हमारी हेल्प के लिए, तो हम क्या कर सकें, उसको ये पेमेंट दे सके, डोनेट कर सके, या आप दूसरी तरीके से भी डोनेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डोनेशन का मेरा जो फंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देने से बेटर है मैं किसी की डायरेक्ट हेल्प करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। लाइक किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसीज है तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास अमाउंट है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जैसे अभी एक मैंने बताया आपको कि एक बच्चा था जिसको नीड थी, मेडिकल इमरजेंसीज थी, तो उस टाइम पर मुझे ये सोचना नहीं पड़ा कि मैं कितना पैसा डोनेट करूं, 1,000, 500, 2,000 कितना करूं। मेरे अकाउंट में मेरे इस वाला जो बैंक अकाउंट है इसके अंदर जितना पैसा था वो पूरा मैंने वहां पर डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन देखिए हमको सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कि हम बाउंडेड नहीं है कि यार 500 करें, 200 करें, 100 करें, कितने करें, ठीक है ना। तो वो जो आपका लगाव है पैसों से वो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहीं पर आपके खर्चे जो है वो भी कंट्रोल में रहेंगे। लाइक मान लीजिए कि आज आपके पास कितने आए हैं, 50,000 रुपीज़ आए, ठीक है। और लेट से कि आपने यहाँ पर 25,000 आपका क्या करा है, डेली एक्सपेंस वाले में डाला है। और लेट से कि मान लेते हैं कि आपके जो खर्चे हैं ना वो सिर्फ 20,000 ही रुपये, ठीक है। कितना है, 20,000 रुपये महीने के खर्चे। तो 5,000 अभी भी आपके पास इसके अंदर क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कल को कोई नया फ़ोन आता है जो कि कितने का है, 20,000 रुपये का, और आपको क्या करना है, इसको खरीदना है, ठीक है। भले ही आपकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे इसको खरीदना है, तो अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि क्या डेली एक्सपेंसेस वाले में इतना फंड अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो जाइए खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं है तो प्लीज़ इसको मत बाय कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका अपने ऊपर एक कंट्रोल आएगा। लेट्स से कि आपके पास अवेलेबल फंड कितना है, 15,000। अब आपको कितना चाहिए, 5,000। तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे 5,000 कमाना है। बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके इस अकाउंट के अंदर कितने 15,000 रुपये पड़े हुए और आपको ज़रूरत कितने की आ गई है, 20 की, ठीक है। तो अब आपको 5,000 रुपये का इंतजाम नहीं करना है, आपको कितने का इंतजाम करना है, ये 5,000 आपकी अर्निंग का कितना है, 50%। तो आपको इसका अगर 100% करें तो कितना है, 10,000 कमाना पड़ेगा। तो जब आप किसी भी एक सेगमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बचे हुए अकाउंट्स हैं उनके अंदर भी आपको पैसा डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, बेटर वे में आप यहाँ पर पैसा जो है उसको सेव कर पाएंगे, और आपका दिमाग भी इस चीज़ के ऊपर काम करेगा कि यार मुझे इसमें इतने की रिक्वायरमेंट और है, ठीक है। तो मुझे इतना कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे के अंदर पैसा डालना पड़ेगा। लाइक मान लीजिए कि मेरा कोई वांट है, ठीक है, कहीं मैं जाना चाहता हूँ घूमने, मेरे अकाउंट में पड़े लेट से 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 मुझे पड़े। रिक्वायरमेंट मेरे पास कितने की, लेट से मुझे 25,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो कितना चाहिए, 5,000 रुपये। अब देखो 5,000 जो है यहाँ पर वो मेरी अर्निंग का कितना है, 10%। तो मुझे अर्न कितना करना पड़ेगा इसको 5,000 फील करने के लिए, 50,000। जब तक मैं 50,000 एक्स्ट्रा ना कमा लूँ तब तक मेरा ये जो फंड है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका एक कंट्रोल आ गया ऑटोमेटिकली। अगर आपको जाना है 25,000 अगर स्पेंड करना है
तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप क्या करें, इसको रिड्यूस करें, तो भी अगेन आपका फायदा है, आपका जो स्पेंडिंग है वो यहाँ पर क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो रूल मैंने बताया, इसको आप थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको 50 की जगह 45 किया, इसको 20 किया, ठीक है, और डोनेशन को मैंने 5 किया, ठीक है। डोनेट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार देखो हम लोगों का रहता है ऐसा कि पैसा जब आता है तो हम किसी को देना नहीं चाहते, डोनेट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा लगता है, जैसे 10% ज़्यादा लगता है इनिशियली, ठीक है, मतलब आपकी इतनी अर्निंग नहीं है, तो आप सिंपली इसको 5% कर दीजिए मिनिमम, लेकिन 5 रखना है, 5 से कम इसको मत कीजिएगा, ठीक है। और इसको धीरे धीरे बढ़ाना भी है। तो मैंने जस्ट अभी 6 मंथ पहले ही ये सब कुछ स्टार्ट किया, तो अभी मेरा 5% चल रहा है, मैं इसको धीरे धीरे आगे जाकर बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ओवरऑल प्लान यहाँ पर रहा है, ठीक है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट जो चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ और जो मेरे लिए एक्चुअल में वर्क करती है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसे आप एज अ गिफ्ट समझ लीजिए न्यू ईयर का। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, 2 महीना 4 महीना आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। आपने देखिए करा क्या, आपने 6 बैंक अकाउंट अगर खुलवा लिए, ठीक है। हाँ, एक और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 6 बैंक अकाउंट के बारे में बोला। अब किसी को ये लगेगा कि यार इतना बैंक अकाउंट मैनेज करना डिफिकल्ट है, तो आप मिनिमम 4 तो खुलवा कर रखिए। 4 होते हैं, हमारे होते हैं जनरली। जैसे मेरे पास भी 4 बैंक अकाउंट्स है, लाइक एक मेरे पास एक्सिस का है, पीएनबी का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और एक पेटीएम का है। तो पेटीएम वाले में मैं क्या कर देता हूँ, डोनेशन डाल देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल दिया है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं इसको मैंने कंबाइन करके पीएनबी में डाल दिया, और मेरा जो डेली एक्सपेंसेस है वो एक्सिस से चल रहा है। तो आपको जो मैक्सिमम वाला पैसा है उसको आपको एक सबसे अच्छे बैंक के अंदर डालकर रखिए, ठीक है। उसके बाद आप इनको क्या कीजिए, अलग अलग अकाउंट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 4 अकाउंट भी होंगे तो भी सफिशिएंट है, बट ट्राई कीजिएगा कि अगर 6 हो पाते हैं इन फ्यूचर तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो जब भी आप खर्चा करने जाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइक आप डेली एक्सपेंस का खर्चा करने जा रहे हैं तो आपको इस बैंक का कार्ड स्वाइप करना होगा, ठीक है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यहाँ से पैसा निकालना होगा, आपको अगर लर्निंग या बॉन्ड्स है तो आपको यहाँ से पैसा निकालना होगा, डोनेशन करना है तो यहाँ से पैसा निकालना होगा, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल प्लान था। अब आई होप आपको अच्छा लगा है, ठीक है। अगर आपके इसके ऊपर कोई सजेशन है इसको अगर मैं किसी तरह से और इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, हम लोग सजेशन दे सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, और एक बार फिर आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय।